Good afternoon, friends. So here we are meeting again. Yes. क्या क्या? तो क्या करें इस लेक्चर में, मैथ्स सीखे या अकाउंट सीखे? मैथ्स 2 + एक जॉब इंटरव्यू के लिए पेपर में एडवर्टीजमेंट आया। एक जॉब इंटरव्यू के लिए पेपर में एडवर्टीजमेंट आया और जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनको अप्लाई करने के लिए बोला गया। सो 3 persons अप्लाइड फॉर दैट जॉब. One was engineer, one was artist, and one was chartered accountant. In a closed cabin, the interviews were going on. बोला क्या मैंने तुमको? Interviews were going on in a closed cabin. First, the engineer was called inside the cabin and he was asked a question, what is 2 + 2? That engineer said, sir, it is something between 3.9999999999 and 4.0000000001, and to prove these are my calculations. मैथमेटिकल रहते हैं ना इंजीनियरिंग के लोग, उनका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसने कुछ कैलकुलेशन दिखाए और बताया कि ये इसके बीच की वैल्यू है. इंटरव्यूअर सेड ओके, वेट आउटसाइड. देन आर्टिस्ट वाज कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. आर्टिस्ट वाज आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज 2 + 2? Artist means artistic mind, they can think anything. Artist said it can be 22. 2 + 2 it can be 22. Interviewer said okay, wait outside. Then chartered accountant was called and chartered accountant was asked same question, what is 2 + 2? CA got up, chartered accountant got up from his place. He went back to the door of the cabin. He closed the door from inside, locked it, came back and he asked in a very low voice, how much do you want, sir? I hope you understand what I'm saying. If you want it 5, I'll make it 5. If you want it 22, I'll make it 22. If you want it 4, it is 4. So आप बोलो क्या चाहिए, वो करने की तैयारी सीए की होती है. तो सीए लोग बड़े भारी होते हैं, है ना? हाँ, तो सीए लोगों का कोई चैलेंज नहीं है, कोई मतलब उनकी बराबरी नहीं हो सकती. बोल लेने का रे, अपन अपना प्रोफेशन भारी है, ऐसे वैसे थोड़ी है. हाँ फिर हाँ. तो हम लोग थे फाइनल अकाउंट्स में और मस्त एक ड्राइंग मैंने आपको आज सिखाई. आपने कोशिश की रहेगी बनाने की, आपको जमाए कि नहीं, आई डाउट. हाँ, फिर हम लोगों ने समझा कि भाई एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है, एडजस्टमेंट्स होते क्या है, और फिर उनके इफेक्ट्स अपन समझ रहे. 3 of the adjustments we are done with: closing stock, goods withdrawn for personal use, and goods distributed as free samples. I hope all of these are clear to you. पक्का? Serial number 4. Goods lost by fire / theft. Goods lost by fire / theft. चलो बताओ आप क्या क्या करते थे इसके इफेक्ट्स. ट्रेडिंग के क्रेडिट में और P&L के डेबिट में, और अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है तो
एग्जाम्पल ही दूँ, बाद में लिखा के भी देता हूँ। समझो 5,000 रुपये के गुड्स का लॉस हुआ, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 4,000 रुपये, तो क्या क्या इफेक्ट देते थे आप? ट्रेडिंग के क्रेडिट में 5,000, P&L के डेबिट में 1,000 एंड 4,000 रुपीज बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते थे। तो ट्रीटमेंट वही है, सिर्फ एंट्रीज अपन लिखेंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज। For recording the loss, entry will be loss due to fire oblique theft account debit to trading account. Again the same discussion that why trading account is being credited. So this is indirect loss, loss of goods. It is not for acquisition of goods. So it should go to P&L account only. So we are reversing it from trading account. Trading के डेबिट में ही आए हुए ना गुड्स का कॉस्ट, जो गुड्स हमने परचेस किए या जो अपने ओपनिंग स्टॉक में थे उसी का लॉस हो रहा है, तो ट्रेडिंग से हम रिवर्स करके उसको P&L में लेने वाले हैं। लेकिन बेटा ये एबनॉर्मल लॉस है, goods due to goods loss due to fire or theft, it is abnormal loss. Abnormal loss is avoidable loss and it is always insurable. उसका हमेशा इंश्योरेंस होता है, उसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। एक्चुअली भी आप अभी अपने सिलेबस में कंसाइनमेंट का टॉपिक रहा नहीं, तो कंसाइनमेंट के टॉपिक में हम नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, इन दोनों में का डिफरेंस समझते क्या रहता है। अभी इंटर में जब आएगा ब्रांच अकाउंट के टॉपिक में, तब मैं आपको सिखाऊंगा वो क्या रहता है। अभी अपने पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। तुम अभी इतना समझो कि लॉस ड्यू टू फायर और थेफ्ट इज एबनॉर्मल लॉस एंड इट इज इंश्योरेबल लॉस। ये अनसर्टन फ्यूचर लॉस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे लॉसेस का इंश्योरेंस होता है। तो अगर ऐसे लॉस हो गए और इंश्योरेंस लिया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी से ये लॉस रिकवरेबल रहेगा। तो जितना इंश्योरेंस कंपनी अपने को देगा उसके अगेंस्ट में, उतने से अपना लॉस कम हो जाएगा। सो नेक्स्ट एंट्री विल बी फॉर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। अगेंस्ट द लॉस। मेरे को एक बात बताओ, जब किसी से पैसा आना होता है तो अपने लिए वो क्या होता है? एसेट होता है, तो उसमें डेबिट बैलेंस आएगा। एंट्री विल बी इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू लॉस ड्यू टू फायर। उतने से लॉस कम हो जाएगा ना, तो लॉस के अकाउंट को अपन क्रेडिट कर देंगे। लॉस ड्यू टू फायर ऑब्लिक थेफ्ट अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू लॉस ड्यू टू फायर ऑब्लिक थेफ्ट अकाउंट। लास्ट, for transfer of net loss, for transfer of net loss, इंश्योरेंस क्लेम आने के बाद, इंश्योरेंस क्लेम जितना मिलने वाला है अपने को क्लेम, उसके बाद जो नेट लॉस बचेगा दैट विल बी आर लॉस विच विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द एंट्री विल बी
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ड्यू टू फायर ऑब्लिक थेफ्ट अकाउंट. लिख दिया. नेक्स्ट लाइन लिखो इसके बाद. The debit balance in insurance claim receivable account. The debit balance in insurance claim receivable account the debit balance in insurance claim receivable account will be shown on the asset side of the balance sheet. Will be shown on the asset side of the balance sheet. Example. Goods costing rupees 5,000. Goods costing rupees 5,000 are destroyed due to fire. Full stop. The insurance company has admitted a claim for rupees 4,000 only. Full stop. लिखो नेक्स्ट लाइन. अकाउंटिंग एंट्रीज. Number 1, loss due to fire account debit. Loss due to fire account debit. $5,000. Two, trading account 5,000. Number 2, insurance claim receivable account debit. Insurance claim receivable account debit 4,000. Two, loss due to fire account 4,000. Insurance claim receivable account debit 4,000. Two, loss due to fire account 4,000. ग्रॉस लॉस कितना था?
5,000, इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल रहा है? तो नेट लॉस दैट विल बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट. एंट्री विल बी थर्ड एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,000 to loss due to fire account 1,000. स्क्रीन पे ध्यान दो बेटा, लिखो मत, ध्यान दो. क्या क्या इफेक्ट्स गए? बाय लॉस ड्यू टू फायर कितना? ट्रेडिंग के क्रेडिट में आया 5,000 रुपये. ये तो 5,000 से गुड्स का स्टॉक कम हो गया ना मेरा. अब ये 5,000 के अगेंस्ट में इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल रहा है? वो कहाँ आएगा? एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 4,000. तो नेट लॉस विच विल गो टू लॉस ड्यू टू फायर. हाउ मच? झेपा लिख लो ऐसे.
हो गया? समझ में आए इफेक्ट्स? अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं है तो पूरा 5,000 पीएनएल को डेबिट होगा. यस. एनी प्रॉब्लम? सीरियल नंबर 5. Stock of stationery at the end of the year. सब लोग ध्यान दो मेरे पास. समझो मैंने ड्यूरिंग द ईयर 10,000 रुपए की स्टेशनरी परचेस की. आई परचेज स्टेशनरी वर्थ रुपीज 10,000. But what has happened is during the year I consumed stationery of 8,000 only, and at the end of the year, on year ending date, I am left with a stock of 2,000 rupees stationery. It means out of 10,000 rupees stationery, 2,000 rupees stationery is not consumed in the year. So that will be consumed in subsequent year. So whenever it will be consumed at that time, it will be expenditure. तो इस साल का खर्चा 10,000 या 8,000? 8,000 ही रहेगा. It will be 8,000 only. But what happens when we purchase the stationery? What journal entry we pass? Normal entry. Stationery account debit to cash or bank account. So we debited 10,000 rupees to stationery. But out of 10,000, 2,000 rupees stock is there at the end. So I should show that 2,000 as my asset because I am going to consume it in next year. परचेस कर लिया बोल तो इस साल का खर्चा हो गया, ऐसा है क्या? जैसे हमने गुड्स परचेस करके क्लोजिंग स्टॉक में बचे तो वो रिवर्स किए ना, तो वैसे ही 10,000 की स्टेशनरी खरीदी, 2,000 की स्टेशनरी बाकी है भाई, हमने नहीं कंज्यूम की, तो वो जब हम कंज्यूम करेंगे तब का खर्चा रहेगा ना. तो इस साल का खर्चा 8,000 ही रहेगा. इन शॉर्ट स्टेशनरी में से 2,000 रुपये कम करने पड़ेंगे. इसका मतलब स्टेशनरी अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड फॉर 2,000 and it is debited to stock of stationery. It is an asset. So what entry will be passed? Stock of stationery account debit to stationery account. So stationery account will be credited, means that much amount will be deducted from stationery. So P&L account debit side you will see to stationery, inner column 10,000, less stock of stationery 2,000. So outer column 8,000 and balance sheet asset side 2,000. Got it? Next line write down the debit balance in stock of stationery account the debit balance in stock of stationery account will be shown on the asset side of the balance sheet. Will be shown on the asset side of the balance sheet. Example, stationery purchased during the year, stationery purchased during the year
amounted to rupees 10,000. Stationery purchased during the year amounted to rupees 10,000, out of which stationery of rupees 2,000 remained in stock at the end of the year. Accounting entries. Number 1, for purchase of stationery. Stationery account debit 10,000. 2, cash or bank account 10,000. Number 2, for stock of stationery at the end of the year. Entry will be stock of stationery account debit 2,000 to stationery account 2,000. One more entry, for transfer of net expense of stationery. Profit and loss account debit 8,000. Profit and loss account debit 8,000 to stationery account 8,000. लिखा? समझ में आया? Any problem in this? Serial number 6. Serial number 6. Depreciation ऑन फिक्स्ड एसेट, ये भी एक कॉमन एडजस्टमेंट है जो ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम में होता है. फिक्स्ड एसेट का डिप्रिसिएशन. What would be the accounting entry?
करेक्ट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है बेटा, अभी टॉपिक हुआ है अपना जस्ट। Being expenditure depreciation will be debited to profit and loss account, and it is reduction in the value of fixed assets, so it will be reduced from fixed assets on the asset side. लिखा के देना ही है, जरूरत है? Understood? Yes. And now we go to the main adjustments which we need to discuss in detail. और ये adjustments 7, 8, 9, 10, ये 4 adjustments अगले, बाकी के तो सारे रिवाइज करने ही है, बट ये 4 एडजस्टमेंट्स सिंगल एंट्री का टॉपिक जब स्टार्ट होगा अपना फाउंडेशन में ही, जो इंटर से शिफ्ट हुआ है, और इवन एनपीओ के भी टॉपिक में, ये 4 एंट्रीज जो अभी मैं सिखाने जा रहा हूँ, ये 4 एडजस्टमेंट्स वापस मैं रिवाइज करने बोलूँगा। ये 4 अगर अच्छे से दिमाग में बैठे तो सिंगल एंट्री इन एनपीओ जो वैसे बच्चों का वीकनेस है, अदरवाइज दिस 2 टॉपिक्स विल बिकम स्ट्रेंथ फॉर यू। ये 4 एडजस्टमेंट्स अच्छे से समझो, जो तुमको पहले हुए हुए, कुछ नया नहीं है, बट जिस तरीके से अपन बाकी के एडजस्टमेंट समझे ना आज, वैसे ही ये एडजस्टमेंट अपन समझेंगे। सीरियल नंबर 7, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस at the end of the year. Outstanding expenses at the end of the year, bracket, that is expenditure incurred but not yet paid. एक्सपेंडिचर इनकर्ड बट नॉट येट पेड, मतलब खर्चा हो तो गया है बट अभी तक पे नहीं किया है, इट इज नॉट येट पेड। क्या इफेक्ट्स देते थे आप लोग? Add to the expenditure and it is shown on balance sheet. एक्चुअल में ये 2 इफेक्ट्स की एंट्री है। अभी जो तुम इफेक्ट्स बोले उसकी एंट्री होती है। अब मेरे को बोलो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बट नॉट येट पेड, ट्राई टू रिकॉल 3 fundamental accounting assumptions which I discussed with you at the end of first topic. Those 3 were going concern, consistency and accrual. ये 3 मैंने फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions बोले थे, जिसमें से accrual का मीनिंग क्या समझाया था मैंने? Incomes and expenses should be accounted for in the same period to which those belong. जिस पीरियड के लिए वो है उस पीरियड में उसका अकाउंटिंग होना चाहिए, ना कि उस पीरियड में जिस पीरियड में वो पे हो रहा है या रिसीव हो रहा है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मार्च महीने का टेलीफोन का बिल अगर पोस्ट पेड कनेक्शन है तो आता कब है बिल? अप्रैल में आएगा। मार्च का बिल मार्च में कैसे आएगा रे? पोस्ट पेड है तो। मार्च महीने का पोस्ट पेड का बिल टेलीफोन कनेक्शन का आएगा कब? तो जाहिर सी बात है आप बिल आने के बाद पे करोगे, तो यू विल बी पेइंग इट मे बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल और इन द मंथ ऑफ मे, means after March only. So see, the bill belongs to the month of March but you are paying it in April, let's say. Question arises, when did you use the telephone? March. Then that expenditure belongs to March even though you are paying it in the month of April. So it should be as per accrual concept accounted as expenditure of March only. वो मार्च का ही खर्चा माना जाएगा accrual अगर फॉलो कर रहे हो तो
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ही वो है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बट नॉट येट पेड। खर्चा हो गया है बट अभी तक पे नहीं किया है। अगर खर्चा हो गया है तो फिर उस पीरियड में उसको लेना है ना, उस पीरियड में उसको लेना है, वो तो एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड करना है मतलब नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड, so it should be debited to expenditure, it should be debited to expenditure. Have you paid? It is payable. Payable means what? Correct, correct, liability. Payable means what? So it should be shown as liability. Which balance do we have in liability? Credit balance. So it should be credited to liability account. Means entry should be passed expense account debit to liability account. So we pass the entry expenses account debit to outstanding expenses account. Expenses account debit to outstanding expenses account. एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। सब जादू होके बैठ रहे एक एक करके, कोई मिल गया क्या जादू? इतना कौन सा ठंड लग रहा है तुमको यार? हाँ, मैं यहाँ बैठूं? अच्छा, मेरे को मालूम ही नहीं एसी के नीचे बैठ के क्या होता है। हाँ, ज्यादा है क्या ये एसी? बहुत ज्यादा है। अच्छा, अच्छा। ओ, एक्सपेंस वो मीम्स का बीच में बहुत क्रेज था। तो 4-5 साल पहले एक मीम बनाया था, उसका नाम भूल गया मैं, अपना स्टूडेंट, मैं बताता हूँ उसका नाम भी। बहुत भारी मीम बनाता था वैसे बीच बीच में। उसने एक मीम बनाया था, एक्सपर्ट के एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहे किडनैपर्स, हाँ, कार में। तो पीछे उसको बांध के रखा हुआ है, आजू बाजू में 2 लोग बैठे हुए हैं, सामने 2 लोग है। उसको होश आता है लड़की को, हाँ। तो वो क्या बोलती किडनैपर्स को, भैया एसी बंद करो ना। तो ये जो एसी का प्रॉब्लम है ना लड़कियों का, आज नहीं सालों साल से चलते आ रहा है, हाँ। ऐसा बहुत भारी बनाया था एकदम, हाँ भैया वो एसी थोड़ा बंद करो ना। अजय, अजय, अजय नाम उसका, बहुत भारी मीम्स बनाता था। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब गाइस ये एंट्री बोल तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यही इफेक्ट तुमने दिए। तुमने पी एंड एल में एक्सपेंस में ऐड किया, एक्सपेंस में ऐड किया बोलते एक्सपेंस बढ़ाया, एक्सपेंस बढ़ाया बोलते एक्सपेंस को डेबिट किया। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी में दिखा रहे बोल तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्रेडिट है ना, तभी वो लाइबिलिटी पे आएगा ना। तो ये रट्टा मारने की जरूरत है एंट्री। व्हाट इज द एंट्री? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। तो यही 2 इफेक्ट तुमने 11th में सीखे, मैंने सिर्फ एंट्री बताई। लेकिन सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होता एडजस्टमेंट, आगे इसका क्या होगा इस एंट्री का, व्हाट विल हैपन फर्दर, मैं बोलता हूं, लिखो आप। नेक्स्ट लाइन लिखो पहले, द क्रेडिट बैलेंस इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, द क्रेडिट बैलेंस इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट will appear will appear on the liability side of the balance sheet, on the liability side of the balance sheet. Full stop.
नेक्स्ट लाइन, एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, अब ये जो पार्ट में लिखा के दे रहा हूं ये आपको मालूम नहीं है क्या है, लिखो, एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर the above accounting entry is reversed, the above accounting entry is reversed. बोल तो अगर 31 मार्च 2024 को ये एंट्री पास हुई है, एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो अगले साल के बिगिनिंग में बोल तो अगले ही दिन 1 अप्रैल 2024 को अगला साल स्टार्ट हो जाएगा ना, दिस एंट्री गेट्स रिवर्स्ड, एग्जैक्टली अपोजिट एंट्री पास होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस। अब इसका क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों होता है? एग्जाम्पल, salary for the month of March 2024, salary for the month of March 2024 amounting to rupees 10,000 amounting to rupees 10,000 is paid on 10th April 2024, full stop, कंटिन्यू करो आगे। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March every year, books are closed on 31st March every year. अंडरस्टैंड गाइज, कब का ये सैलरी है? ये मार्च का है। बोल तो एम्प्लॉय ने काम कब किया? मार्च में। तुम पे कब कर रहे? अप्रैल में। एम्प्लॉय ने काम किया मार्च में, आप पे कर रहे हो अप्रैल में। एक्सपेंस कब का? Naturally, obviously, it is expenditure of March because you took the benefits of services of the employee on in the month of March. So it should be accounted as expenditure of March. But is it paid? And if it is not paid, will it appear as part of trial balance? जब पे हुआ ही नहीं तो उसका अकाउंटिंग हुआ ही क्या? अब जब अकाउंटिंग ही नहीं हुआ तो ट्रायल बैलेंस में आएगा क्या? नहीं। तो इट विल कम एज एन एडजस्टमेंट. सो नाउ हाउ टू गिव द इफेक्ट? So I need to pass entry on 31st March 2024. 31st March 2024. Salary account debit. To outstanding salary account. $10,000 बरोबर. Salary account debit 10,000 to outstanding salary account 10,000. Next line लिखो. The credit balance in outstanding salary account the credit balance in outstanding salary account
will be shown on the liability side of the balance sheet. Full stop. Next line. At the beginning of next year, the above entry will be reversed. The above entry will be reversed. And following accounting treatment will be given. ये देखो बेटा, अगला साल बोल तो 1 अप्रैल 2024, ऊपर की एंट्री रिवर्स हो जाती है, बोल तो एंट्री पास होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट. एंड एक्चुअल में कब पे हुआ सैलरी? 10th April. So 10th April, routine entry for salary paid will be salary account debit 10,000 to कैश और बैंक अकाउंट. अब ये आगे का पार्ट अपने को मालूम नहीं रहता, अपने को सिर्फ ईयर एंडिंग डेट को हम क्या करते वो मालूम है. अब आप मतलब आगे भी आपने क्या किया हमको नहीं समझा सर, बिल्कुल समझेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ स्क्रीन पे देखो. मैं जो कुछ आप स्क्रीन पे करने जा रहा हूं आप नोटबुक में ट्राई मत करो, सिर्फ स्क्रीन पे देखो. 1 अप्रैल को जो एंट्री मैंने रिवर्स की, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट वाज डेबिटेड, करेक्ट, एंड सैलरी अकाउंट वाज credited, so salary was credited here, and then when actually it got paid you debited salary account, so ultimately this debit credit nullified. So what is the net effect? Outstanding salary account debit to cash or bank account, means last year's outstanding you paid. समझा क्या क्या किया? किसी के ना किसी के दिमाग में ये आया रहेगा, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है कि 2 एंट्री काय को करने का सर, डायरेक्ट कर सकते हैं ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश और बैंक, बिल्कुल कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते. 2 एंट्रीज किए ना मैंने, पहले क्या किया मैंने, लास्ट ईयर का रिवर्स किया एंड फिर सैलरी पेमेंट की एंट्री की. तो इंस्टेड ऑफ दिस 2 एंट्रीज आई कैन पास 1 एंट्री डायरेक्टली ऑन 10th April. द एंट्री विल बी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. दैट इज डायरेक्ट एंट्री, दैट कैन बी डन, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट होता क्या है ना, रियलिस्टिकली स्पीकिंग एक नहीं रहती क्लोजिंग प्रोविजन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की. ईयर एंडिंग डेट को कई सारे प्रोविजंस होते हैं, बेटर है अगले दिन उसको रिवर्स कर दो और फिर रूटीन में जो एंट्रीज हो रहे वो होने दो. फिर कुछ नहीं तो अदरवाइज क्या होगा ना, हो सकता है कि 10 अप्रैल को जो सैलरी पे की तुमने गलती से अगर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक की एंट्री कर दी तो आउटस्टैंडिंग को डेबिट करना है ना. बट नॉर्मल कोर्स में एक्सपेंस पे हुआ तो एंट्री क्या करते हैं हम,
एक्सपेंस टू कैश और बैंक, तो ये याद रखना पड़ेगा ये पिछले साल का है बोल के। उसके बजाय सिंपल क्या करना है, 1 अप्रैल को 31 मार्च की एंट्री रिवर्स करनी है और फिर रूटीन एंट्रीज अपनी चलने दो। समझा? तो भी अपन लिख लेते हैं नीचे, ये लिखा है ना आपने, 2 एंट्रीज लिखे ना आपने ये, नहीं नहीं ये कट मत करो ऐसे, हाँ सैलरी सैलरी, वो बाद में कंफ्यूजन होगा। 1 मिनट, हाँ ये 2 एंट्रीज लिखे ना, लिखो। नहीं बाकी चीज़ों में तो भी मुझे, मैं कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकता कि 11th में सिखाया नहीं सिखाया, बट ये तो मैं जानता हूँ नहीं सिखाते। ये तो सिर्फ इतना बताते ये एक्सपेंस में ऐड करो और लाइबिलिटी में दिखाओ, उसके आगे इफेक्ट्स क्या होते हैं समझ में नहीं आते बच्चे को। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम मैंने फेस किए हुए है, मुझे झेपता ही नहीं था। यार क्या हो रहा, आउटस्टैंडिंग की एंट्री तो कर दी, इफेक्ट तो दे दिए, आगे क्या होता उसका। तो अब जब मैंने खुद ने ये सारी चीज़ें समझी तो फिर मेरे को दिमाग में आया कि यार ये ऐसा नहीं है तो ऐसा है, तो फिर वो कंसेप्चुअली दिमाग में बैठा क्या है। अभी ध्यान में आया क्या होता है? श्योर? नेक्स्ट लाइन लिखो, ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिवली instead of about 2 entries, alternatively instead of about 2 entries, following single entry may be passed. Following single entry may be passed. 10th April 2024, 10th April 2024, बोलो बेटा क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 to cash or bank account 10,000. आया? सीरियल नंबर 8, ये जमया सबको? प्रीपेड एक्सपेंसेस at the end of the year, prepaid expenses at the end of the year. इफेक्ट्स बताओ जो आपने सीखे हुए। एक्सपेंसेस में से एंड व्हाट डज इट मीन प्रीपेड एक्सपेंस? expenses paid in advance, or you can say paid but not yet incurred. Expenses paid in advance, अगले पीरियड की एक्सपेंसेस पहले ही पे कर दिए हमने। इसका मतलब यह है कि ये एक्सपेंसेस का बेनिफिट हो गया क्या? नहीं, हमने खर्चा तो कर दिया बट उसके अगेंस्ट का बेनिफिट अभी तक आया है क्या? नहीं, तो तुमने एडवांस में पे करके रखा है तो आने वाला है बेनिफिट, तो अपने लिए वो एसेट बन जाएगा। सो बीइंग एसेट इट विल बी डेबिटेड, सो द एंट्री विल बी prepaid expenses account debit
टू expenses account. Prepaid expenses account debit to expenses account. एक्सपेंसेस को क्रेडिट इसलिए करना है क्यों, तो आपने पहले तो उसको एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड किया हुआ रहेगा ना, उतने से इस साल का खर्चा कम कर देंगे क्यों, तो वो अगले साल का है, तो जितना अगले साल का है उतना एसेट बोल के दिखाएंगे नहीं, इस साल का खर्चा उतने से कम करेंगे. दैट्स व्हाट द ट्रीटमेंट यू डिड इन 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड. You reduce it from the P&L account in respective expense. You deducted from respective expense and you showed it on balance sheet asset side. Next line लिखो. The debit balance in prepaid expense account the debit balance in prepaid expense account will be shown on the asset side of the balance sheet. Will be shown on the asset side of the balance sheet. Next line. At the beginning of next year, at the beginning of next year, the above entry will be reversed. Example. On 1st of January 2024, on 1st of January 2024, an insurance premium amounting to rupees 30,000 was paid for the 12 months period ending on 31st December 2024. Full stop. Books are closed on 31st March every year. Books are closed on 31st March every year. पहले तो आप एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लो, फिर डिस्कस करते.
एग्जाम्पल, पढ़ लिए? कब पे किया है? 1 जनवरी। कितने पीरियड के लिए पे किया? एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2024, मतलब कैलेंडर ईयर 24 के लिए पे किया है, 1 जनवरी to 31 दिसंबर। बट बुक्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन कैलेंडर ईयर बेसिस, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। वो तो 2024 ये साल में 3 ही महीने कवर हो रहे। ये जो पूरे 12 महीने का पे किया है, इसमें से 3 महीने का ही 2024 31 मार्च तक कवर हो रहा है ना। बचे हुए 9 महीने अगले साल में जाएंगे, बिकॉज बुक्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च तक का खर्चा उस साल का रहेगा ना। वो तो 3 महीने का ही इंश्योरेंस उस साल का है। For a year, for a period of 12 months, it is 30,000. So for 3 months, it will be 7,500. But how much you have paid? 30,000. So out of 30,000, 7,500 is only till year ending date. And for the subsequent period, 22,500 is paid. So 22,500 will be prepaid insurance. It will be prepaid insurance. It is expenditure paid in advance. What happens is, how the exact effects are given. On 1st Jan 2024, when the insurance is paid, the entry was passed. Insurance account debit. How much? 2. Cash oblique bank account 30,000, right? March 31, 2024, when I close the books, if I do not pass this closing entry of prepaid, what will happen? Insurance account is showing a balance of 30,000. So this 30,000 will go to P&L account. But is 30,000 the expenditure? No, only 3 months to be considered. January, February, March, because I am closing the books on 31st March. So till 31st March, for 3 months, what is the amount of insurance? 7,500. So how much is paid in advance? 22,000, which is for the period from 1st of April 2024 to 31st December 2024. So 9 months insurance is paid in advance. So that 9 months insurance of 22,500 will be accounted as prepaid. What will be the entry on 31st March? Prepaid insurance account debit. $22 to JPA. लिख दिया? Next line. Next line. The debit balance in prepaid insurance account. The debit balance in prepaid insurance account of rupees 22,500 of rupees 22,500 will be shown on the asset side of the balance sheet will be shown on the asset side of the balance sheet and
the net balance of rupees 7,500 in insurance account will be debited to profit and loss account. Full stop. Understand guys, this is what you did in 12th standard. Trial balance will show you a figure of 30,000 rupees in insurance because paid is 30,000. So that you show in P&L account debit side inner column. Then you do the adjustment of prepaid. How much prepaid? 22,500. So you deduct that 22,500 from 30,000 and in P&L account outer column net is 7,500 and that 22,500 prepaid is shown on balance sheet asset side. Are you getting? That's what I have given in writing. हाँ बोलो हाँ, समझा सबको? Next line. At the beginning of next year, the above entry will be reversed. The above entry will be reversed. बोलो एंट्री, बोलो रे. इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट. करेक्ट है? ऑल ऑफ यू गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नाउ ये रिवर्सल एंट्री का फायदा क्या हुआ देखो. पिछले साल जो तुमने प्रीपेड इंश्योरेंस दिखाया था वो डेबिट बैलेंस अभी रिवर्स कर दिया आपने, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट नलिफाई हो गया. एंड 1 अप्रैल को इंश्योरेंस डेबिट हुआ, वो तो अगले साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, तो वो अगले साल का था ना 22,500. आया समझ में? यस. झेप रहे? व्हाट? एंट्री क्या की 1 अप्रैल को? So insurance is debited on 1st of April. It is recorded as expense of next year, 22,500. And prepaid insurance is credited means the debit balance which you have carried forward from earlier year that got nullified. So no more it is an asset. Now it is expense. देखो और एक सिंपल तरीका इसको समझाने का. Last year you showed it as an asset, but this year is that asset? This year it is an expense. So you credited asset and debited to expense. जमिया. सीरियल नंबर 9. बाउंसर नहीं जा रहा ना रे? नहीं, आई अंडरस्टैंड कि एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रोफेसर बहुत देर तक झेलना मुश्किल होता है, बट अकाउंट का सब्जेक्ट है, ठीक है ना. एंड वैसा है भी तो कोई ऑप्शन है नहीं.
थोड़ा बर्दाश्त करो मेरे को। वैसे हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्चर्स अपने हुए रहेंगे ना? 43rd लेक्चर है ये, और बीच के कुछ लेक्चर तो 3-3 घंटे वाले हैं। हाँ, नहीं, मैथ्स के अकाउंट से ज़्यादा नहीं है। मैंने बीच में कितने लेक्चर लिए हैं, और मैं जो बीच में छुट्टी में था 8-10 दिन, वो तो मैं पहले कॉम्पेंसेट करके गया था ना रे। हाँ, और मैं जहाँ पे भी, अभी तो अगला 1-1.5 महीना और इंटर की बैच मुझे अगस्त में है। अगस्त में मेरी इंटर की बैच स्टार्ट होगी, तब तक मैं फुल फुकट है। हाँ, कोई नहीं रहा कि मैं बोला ना आपको फ़ोन करने का, सुशील सर भागते हुए आता हूँ मैं। देखो, जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे ना रिवीजन को, उतना अपने को ज़्यादा टाइम मिलेगा तुम्हारे इंटरेस्ट में बेटा। मैं तो मस्त अभी घर पे जाके दोपहर में सो सकता था मैं। हाँ, मेरे को विनोद सर बोले भी थे आज कि सर कल भी आपने डबल लिया है, नहीं लेना है तो आप छुट्टी दे दो बच्चों को। बोला नहीं नहीं, छुट्टी क्या करना है, होना अपन। कब कर लिया ना तुमने सैटरडे के दिन मजे? फ्राइडे नहीं, सैटरडे के दिन ही ना। एक दिन मैंने अचानक बोला कि आज क्लास नहीं होगा मैथ्स का। हाँ, उस दिन मुझे जमने नहीं वाला था, नहीं तो उस दिन भी डबल लेक्चर हो जाता अपना। हाँ, क्या क्या 4 बजे छोड़ दूं? 4 बजे तो नहीं, एक हो सकता है 9 और 10, ये 2 एडजस्टमेंट कंप्लीट करके छोड़ देता हूँ। 9th एंड 10th आगे के नहीं लेता हूँ। नहीं, वैसे टोटल 13-14 है। अभी तक तो मैं बैड डेट्स में एंटर ही नहीं हुआ हूँ। बैड डेट्स वाला कल करते, ये सीक्वेंस कंप्लीट करते। अब इन दोनों में कितना टाइम लगेगा ये तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम कितना जल्दी समझते हो। और एक मिनट 4 बजे छोड़ देने का क्या प्लान है? कहाँ जाना है? मिलने जाना है? हाँ, आज का प्रॉमिस था क्या मिलने का? क्या है, पुणे जैसा मस्त सिटी, राइट, मस्त वेदर है, बारिश वारिश हो रही है, हरियाली हरियाली, बोल तो बाहर ही है। अरे अरे देख ना। हाँ तो क्या क्या तेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है बेटा, ऐसा बातें तो माइनर है। माइनर है तू अभी? कितने लोग माइनर है अभी? अरे बहुत सारे माइनर है रे, इनके चेहरे देख के रखो, पार्टनरशिप नहीं करना इनके साथ, मालूम है ना? A minor can become only partner in benefits. He won't bear any losses. He will have sharing in profit only. सीरियल नंबर 9 लिखो। ये ऑनलाइन वाले बच्चे क्या रे, कुछ है क्या रे भाई? इनको वीडियो ऑन करने लगाना पड़ता है एक बार। हाँ ना, सीरियल नंबर 9। अपने 2 टेस्ट हुए क्या, 3 हुए? टेस्ट कितने हुए अकाउंट्स के? बीआरएस और रेक्टिफिकेशन ना। अभी रेक्टिफिकेशन का टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो फिर बीआरएस रेक्टिफिकेशन का एक कंबाइंड टेस्ट ले लूं। हाँ, सैटरडे को। 1 मिनट, दैट कांट बी द एक्सक्यूज। अभी ये इसको क्या मतलब आया? ऐसे तो फिर कोई ना कोई सब्जेक्ट का रहेगा तो मैं क्या करूंगा उसको? तो करो पढ़ाई दोनों सब्जेक्ट की। वैसे भी क्या काम है आपको लेक्चर होने के बाद?
और आज तो जल्दी भी छोड़ रहे सर, है ना? हाँ, आउटस्टैंडिंग इनकम at the end of the year, that is income earned रे, incurred नहीं रहता, earned but not yet received. देवा 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 देवा, कसं व्हायचं रे नारायणा, माझं नाही या कार्ट्यांचं. छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे लिख रहे. अकाउंटिंग एंट्री, क्या रहता आउटस्टैंडिंग इनकम? इनकम अर्न तो किया है बट अभी तक अपने को मिला नहीं है, मिला नहीं है लेकिन अर्न किया है बोले तो रिसीवेबल है. रिसीवेबल है बोले तो अपने लिए एसेट है, एसेट है तो एसेट को डेबिट देंगे. एंड इनकम अगर इसी साल का है तो इनकम में ऐड करेंगे, इनकम में ऐड करना है तो इनकम को क्रेडिट करेंगे. तो क्या एंट्री पास होगी? आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट. क्या बोल रहा? नहीं बोल बोल बोल. मैं मत नहीं लिखूं, मैं स्लो लिखता हूं इसलिए, तुम फास्ट लिखते हैं तो जल्दी खत्म हो जाएगा. देखते कब खत्म होता है. बात ये हुई है कि 9-10 नंबर कंप्लीट करके जाना है आज. हाँ हाँ, यही बात हुई ना भाई, 9-10 नंबर कंप्लीट करने की बात हुई है. हाँ, द डेबिट बैलेंस इन आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट लिखने का है. देख क्या रहे, लिखो. सब देख रहे मेरे पास. नेक्स्ट लाइन लिखो. द डेबिट बैलेंस इन आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट the debit balance in outstanding income account will be shown on the asset side of the balance sheet, on the asset side of the balance sheet. Full stop. Next line. At the beginning of next accounting year, at the beginning of next accounting year, the above entry will be reversed. At the beginning of next accounting year, the above entry will be reversed. Example. Example, rent for the month of March 2024 amounting to rupees 50,000, is received on 6th of April 2024
Books are closed on 31st March every year. Books are closed on 31st March every year. इनकम कब का है? मार्च का है, तो मार्च में रिकॉर्ड होगा, मिला है क्या? लेकिन तो रिसीवेबल दिखाएंगे 31 मार्च 24, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे रेंट इनकम है, रेंट दोनों होता है, इनकम भी होता है, एक्सपेंस भी होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, अमाउंट इज 50,000. Next line, the debit balance in outstanding rent account, the debit balance in outstanding rent account will be shown on the asset side of the balance sheet. Next line, at the beginning of next year, at the beginning of next year, the above entry will be reversed. The above entry will be reversed and the following accounting treatment will be given. And the following treatment will be given. बताओ बेटा, 1 अप्रैल क्या करूँ एंट्री? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट. 1 अप्रैल रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट. और एक्चुअल में कब मिला है? तो रूटीन एंट्री क्या है रेंट रिसीव्ड की? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. इन दोनों एंट्री का नेट आउट इफेक्ट क्या हुआ? कैश और बैंक टू आउटस्टैंडिंग रेंट, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रेंट मिल गया. बट बात वही है, 6 अप्रैल को जब एंट्री पास करेंगे तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये याद रख के आउटस्टैंडिंग रेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट बेटर वे कि पिछले साल का रिवर्स करो और फिर रूटीन एंट्रीज होने दो, लिख लेते हैं. बट नेक्स्ट लाइन, ऑल्टरनेटिवली instead of above two entries, alternatively instead of above two entries, following single entry may be passed. Following single entry may be passed.
6 अप्रैल क्या करेंगे एंट्री? यस। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट. Last for today, last for today, serial number 10. Income received in advance at the end of the year. Income received in advance at the end of the year. That is income received but not yet earned. That is income received but not yet earned. Income received but not yet earned. अकाउंटिंग एंट्री. इनकम जो मिला है वो इस साल का है नहीं, अगले साल का है, तो इनकम इज टू बी रिड्यूस्ड. सो इनकम अकाउंट डेबिट, income account debit to income received in advanced account, to income received in advance account. The credit balance, next line, the credit balance in income received, the credit balance in income received in advance account the credit balance in income received in advance account will be shown on the liability side of the balance sheet. Next line, at the beginning of next year, the above entry will be reversed. The above entry will be reversed.
The above entry will be reversed. Example. On 14th March 2024, on 14th March 2024, 14th March 2024, Expert Professional Academy received a tuition fees of rupees 60,000 for the CA foundation batch for the CA foundation batch starting on 10th of April 2024. 10th of April 2024. यस, अब मेरे को बताओ 14 मार्च को नॉर्मल कोर्स में हम क्या एंट्री करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस अकाउंट, लिख दो एंट्री 14th मार्च 14th मार्च कैश और बैंक अकाउंट डेबिट $60,000 to tuition fees account 60,000. इकतीस मार्च रिवर्स करो, रिवर्स बोल तो आउटस्टैंडिंग दिखाओ, बोलो एंट्री ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट कितना 60,000 टू फीस रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट ये हमको हर साल करना पड़ता है क्यों? तो जो बैच अप्रैल में स्टार्ट होती है उसके जो एडमिशन्स पहले हो गए मार्च में, तो जो बैच स्टार्ट ही नहीं हुई उसका इनकम आ गया ना, तो 31 मार्च को एंट्री हमको पास करनी पड़ती है बुक्स में. नेक्स्ट लाइन, द क्रेडिट बैलेंस इन fees received in advance account should be shown on the liability side of the balance sheet. Next line, at the beginning of next year, the above entry
will be reversed. Will be reversed. लिखो एंट्री 1 अप्रैल fees received in advance account debit. Fees received in advance account debit. To ट्यूशन फीस अकाउंट. वो तो इन शॉर्ट पिछले साल जो लाइबिलिटी दिखाई थी वो कैंसिल करके इनकम ले लिया हमने, क्या तो वो 1 अप्रैल का इनकम हो गया ना अगले साल का. तो पिछले साल 31 मार्च को लाइबिलिटी थी तो हमने लाइबिलिटी क्रिएट की, अब लाइबिलिटी कैंसिल करके इनकम दिखा दिया, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट. व्हाट इट, समझ में आया सबको? सभी एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है, बट सिंगल एंट्री एंड एनपीओ ये 2 टॉपिक के एंगल से सोचेंगे तो 7, 8, 9, 10 ये 4 एडजस्टमेंट जो अभी सिखाए ये बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आपने. ये 4 एडजस्टमेंट में ही सारे प्रॉब्लम्स घूमते हैं सिंगल एंट्री के और एनपीओ के. क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? पक्का? सो आई एम अ जेंटलमैन, आई एम कीपिंग माई प्रॉमिस, है ना? तो 10 एडजस्टमेंट होने के बाद छोड़ने की बात हुई थी ना. Yes. So guys, see you tomorrow. Thank you. Bye bye.